Namaskar, I am Brijesh Kumar with a new video based on TET English preparation. You are welcome in this video. This video is based on remaining part of previous video. Here question number 61 is given as Wordsworth compares the stage of daffodils in his poem Daffodils 2. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी रचना डेफोडिल्स में कंपेरिजन किया है डेफोडिल्स का। इसका किससे कंपेरिजन किया है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। इससे जो है डेफोडिल्स की इन्होंने कंपेयर की है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 इज आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग इज ए लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है, किस रचना से ली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है इमॉर्टलिटी ओड, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक रचना है। सारी रचनाएं यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ की है। यहाँ प्रील्यूड भी विलियम वर्ड्सवर्थ की है, डिजेक्शन एंड ओड ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की है, टिंटन अभी ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की है। लेकिन इनमें से इमॉर्टलिटी ओड जो है, इमॉर्टलिटी ओड से ये लाइन ली गई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 इज वर्स दैट हैज़ नो सेट थीम नो रेगुलर मीटर रीम और स्टैंजाइक पैटर्न इज कॉल्ड। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसी वर्स जिसमें ना तो कोई सेट थीम होती है, ना रेगुलर मीटर होता है और ना रेमिंग स्कीम होती है, ना ही स्टैंजाइक पैटर्न होता है, ऐसी वर्स को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है फ्री वर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लैंक वर्स की अगर बात की जाए तो ब्लैंक वर्स में इनमें से जो है मीटर नहीं होता है, रेगुलर मीटर नहीं होता है, बाकी इसमें सब कुछ होता है, रेमिंग होती है। और फ्लेक्सिबल वर्स की बात की जाए और हीरोइक वर्स की बात की जाए तो इसके लिए मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि ये किस प्रकार की वर्स होती हैं, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 इज आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग लाइन। यहाँ पर एक लाइन दी गई, इसकी स्पीकर का नाम आपको बताना है। नॉट्स हैड ऑल इज स्पेंट वेयर आवर डिज़ायर इज नॉट विदाउट कंटेंट। ये लाइन कहाँ से है, सॉरी ये लाइन किसने कही है आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है लेडी मैकबेथ, जो मैकबेथ की वाइफ होती है। मैकबेथ नामक जो है प्ले में, जो कि शेक्सपियर की रचना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 64 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 इज ए स्टेंजा ऑफ 8 iambic पेंटामीटर्स ऑन द पैटर्न ऑफ ए बी सी सी इज नोन एज। यहाँ पर आपको बताना है कि 8 लाइन का जो एम्बिक पेंटामीटर होता है जिसका पैटर्न ए बी और ए बी सी सी होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर अगर आप लॉजिक लगाएं तो 2 2 4 2 6 2 8 8 यहाँ पर पद हो गए, 8 फीट हो गए यहाँ पर। तो ऑटिवा रिमा इसको कहा जाता है। ऑटिवा का मतलब होता है 8। तो यहाँ पर इस 65 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ, एज द नेम सजेस्ट, हेप्टा का मतलब होता है 7, हेप्टा का मतलब क्या होता है 7। तो यहाँ पर 7 मेट्रिकल फीट की जो वर्स होती है उसको हेप्टामीटर कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 इज गिवन हियर। 67 इज एज फॉलोज। यस, 67 इज इन पैराडाइज लॉस्ट विच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ यू फ्रॉम ए रिब इन एडम्स साइड। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि पैराडाइज लॉस्ट जो कि जॉन मिल्टन की रचना है, इसमें जो ईव होती है एडम की वाइफ, ये इसका जन्म किससे माना जाता है? सॉरी, इसका जन्म जो है एडम के रिब से माना जाता है। तो ये बात किसके द्वारा है ये आपको बताना है। तो एडम ये स्वयं है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तो एडम को आप जानते हैं प्रथम मानव इसको माना जाता है, भगवान के द्वारा रचित इसको प्रथम मानव माना जाता है जिसने सृष्टि की रचना में सहयोग किया। और एव जो है इसकी वाइफ होती है एडम की, और इसको भी सृष्टि में सहायक माना जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर एडम और एव को अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर मनु और शत्रुपा के नाम से जाना जाता है। अगर इस्लाम की बात करें तो आदम और हव्वा के नाम जाना जाता है। और क्रिश्चियनिटी में तो ये दिया ही गया है। यहाँ पर रफेल जो कि आर्कएंजल होता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक आर्कएंजल होता है, महादूत होता है। और गॉड तो आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया जानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। एपीथैलामियम इज़ एपीथैलामियम क्या है? यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एपीथैलामियम जो है नप्शियल सॉन्ग है जिसको हम वैवाहिक गीत कहते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्यूनरल सॉन्ग आप जानते ही हैं, सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग और सॉन्ग ऑफ यूलोजी। ये कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग को क्या कहते हैं, सॉन्ग ऑफ यूलोजी को क्या कहते हैं। फ्यूनरल सॉन्ग तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 इज ए शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ द फॉलोइंग रेम स्कीम।
वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीटी इंग्लिश प्रिपरेशन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शेक्सपियरियन का जो सॉनेट होता है इसमें रेमिंग स्कीम क्या होती है। तो 69 के लिए यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ और जी। ये 14 लाइन जो है सॉनेट की होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 इज इन हैमलेट हाउ मेनी टाइम्स डज हैमलेट्स घोस्ट अपीयर। हैमलेट जो कि शेक्सपियर की रचना है, शेक्सपियर का एक ड्रामा है, इसमें जो हैमलेट का घोस्ट होता है कितनी बार दिखाई पड़ता है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स जो है ये दिखाई पड़ता है, 4 बार दिखाई पड़ता है। आपसे यहाँ पर एक प्रश्न है कि ये किस किस सीन में और किस किस एक्ट में दिखाई पड़ता है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 70 के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 इन ड्रामा एन एसाइड इज एड्रेस्ड। यहाँ पर एसाइड के लिए डिफिनीशन आपको देना है कि एसाइड क्या होती है ड्रामा में। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर द वर्ड्स सो स्पोकन आर नॉट मेंट टू बी हर्ड बाय अदर एक्टर्स ऑन द स्टेज। एसाइड जो होता है एक ऐसा एड्रेस होता है जिसमें कि कोई एक्टर किसी बात को स्टेज पर नहीं सुनता, तो ये एसाइड हो गया, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा 71 के लिए। 72 इज़ एज फॉलोज इन क्यों ना बुला। इन क्यों ना बुला ये क्या रिफ़र करता है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ आंसर दिया गया है बुक्स पब्लिश्ड बिफोर द ईयर 1501। 1501 से पहले की जो बुक पब्लिश हुई हैं उनके लिए शब्द इन क्यों ना बुला यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रश्न और आपसे मैं करता हूँ, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा इन क्यों ना बुला ये किस लैंग्वेज का वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 अरुंधति राय's डेब्यूट नावल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वन बुकर प्राइज इन। वेरी इजी, ये पूछा जा रहा है कि अरुंधति राय का जो नावल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसको बुकर प्राइज़ कब मिला। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है 1997। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द प्रोलॉग। प्रोलॉग में कितने कैरेक्टर होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है 31। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 इन विच प्ले डच विलियम फैडलर अपीयर एज सेंट्रल कैरेक्टर। किस प्ले में जो है विलियम शेक्सपियर की किस प्ले यहाँ पर जो है गाल्सवर्दी की रचनाएं दी गई हैं। गाल्सवर्दी की किस जो है प्ले में विलियम फैडलर जो है सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में अपीयर होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है जस्टिस। जस्टिस में ये जो है आता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पर लॉयल्टीज़ और क्या कहते हैं द सिल्वर बॉक्स और द स्किन गेम ये भी गाल्सवर्दी की ही रचनाएँ हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और है आपसे कि गाल्सवर्दी की प्रथम रचना इनमें से कौन मानी जाती है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 इज गिवन हियर। ये 76 इज एज फॉलोज। 76 इज व्हाट इज डिनोमा। डिनोमा क्या है, डिनोमेंट लिखा जाता है लेकिन डिनोमा इसको पढ़ा जाता है। तो इसको आपको बताना कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है द एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी। कॉमेडी का अंत होता है डिनोमा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 इज अनीता देसाई वेयर शैल वी गो दिस समर। ये इनकी रचना है। हैज़ बीन कंपेयर टू वर्जीनिया वुल्फ। यहाँ वर्जीनिया वुल्फ की किस रचना से इसकी कंपेरिजन की गई है यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो आंसर है इसका टू द लाइट हाउस से इसकी तुलना की गई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी हु हैज़ डिफाइंड पोएट्री इन दीज वर्ड्स। पोएट्री के लिए ये परिभाषा किसने दी है ये आपको यहाँ पर बताना है। पोएट्री की परिभाषा यहाँ पर इस प्रकार से किसने दिया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 78 का विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताता चलता हूँ कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऐसे ही डिफिनेशन जो है बहुत सारी दी हैं, जिनमें से एक ये टीजीटी के लिए बहुत ही पूछी जाती है। तो यहाँ पर 78 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 हु इज़ द राइटर ऑफ हैमलेट एंड ओडिपस 1949। 1949 में लिखा गया हैमलेट एंड ओडिपस ये किसकी रचना है, किसने लिखा है इसको आपको बताना है। तो 89 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है फ्रेंड्स, ये नंबर में मिस्टेक है, ये 79 है। यहाँ पर ये 79 है, नंबर में मिस्टेक है जहाँ से मैंने लिया है। तो ये 79 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हेराल्ड ब्लूम के द्वारा ये लिखी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 इज होरेस वाज आ। होरेस क्या थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया रोमांटिक क्रिटिक थे। होरेस जो थे एक रोमांटिक क्रिटिक थे। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 इज हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर। प्रीफेस टू शेक्सपियर के यहाँ पर ऑथर का नाम आपको बताना है। तो 81 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन जो है
इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, द गोल्डन गेट बाय विक्रम सेठ इज़ अ नॉवेल। गोल्डन गेट ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया एक नावल है। तो इसमें आपको बताना है कि ये नावल किस विधा पर आधारित है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया इनवर्स, ये जो है पोएम के रूप में है, कविता में है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 इज हु मेड ए डिफरेंस बिटवीन पोएट्री एंड पोएम। पोएट्री और पोएम के बीच में अंतर किसने बताया, यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो 83 के लिए आंसर हो जाएगा कॉलरिज। कॉलरिज ने जो है ये डिफरेंस बताया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर इज रिटन बाई। ये जो है रचना किसके द्वारा की गई है आपको बताना है। तो 84 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैथ्यू अर्नाल्ड। मैथ्यू अर्नाल्ड ने ये रचना की है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। आपको मैं बताता चलूँ कि इस ये जो ऑन ट्रांसलेटिंग ऑफ होमर की रचना की गई है, ये जो है 1861 में की गई है इनके द्वारा। 1861 में की गई थी इनके द्वारा ये रचना। आपको एक्स्ट्रा मैं बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 85, मुल्कराज आनंद ऑटोबायोग्राफिकल नावल इज़। मुल्कराज आनंद का यहाँ पर ऑटोबायोग्राफिकल नावल आपको बताना है कि कौन सा इनमें से इनका नावल है। तो यहाँ पर दिया गया है सेवन समर्स इनका नावल है जो ऑटोबायोग्राफिकल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 86 इज एज फॉलोज। यस, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, फेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन। बेवफाई तेरा नाम ही औरत है। इन विच डज दिस लाइन ऑकर। वेरी पॉपुलर कोटेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीजीटी। यहाँ पर ये कोटेशन कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। तो आंसर इसका दिया गया है हैमलेट। हैमलेट से लिया गया। और हैमलेट जो प्रोटोगनिस्ट होता है ये स्वयं इस बात को कहता है। किसके लिए कहता है हैमलेट, ये आप कमेंट के माध्यम से बताइए। बहुत ही आसान है। हिंट के रूप में मैं देता हूँ आपको एक क्ल्यू कि ये जब उसकी उसके जो चाचा होते हैं, जब जो उसके पिता को मार देते हैं, उसके बाद एक जो है नया षड्यंत्र रचते हैं और उसमें फिर ये बात आती है। किसके लिए आती है, हैमलेट किसके लिए कहता है आप बताइए। तो यहाँ पर 86 का जो आंसर है ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 to 90 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। रीअरेंज द सेंटेंस विद करेक्ट ऑर्डर लेबल्ड एज PQRS, चूज द प्रॉपर सीक्वेंस। यहाँ पर सीक्वेंस पर आधारित ये क्वेश्चन है। कुछ सेंटेंसेस स्प्लिट करके दिए गए हैं, इनको आपको सीक्वेंस में करना है। तो फटाफट से मैं जो है इसके आंसर को बता देता हूँ। चूँकि इसको मैंने सॉल्व किया है तो मैं आपको आंसर बताता चलता हूँ। 87 के लिए यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा 87 के लिए डी हो जाएगा। यहाँ पर RPSQ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में भी यही आपको करना है। तो 88 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा C। और 89 दिया गया है, इसमें भी आपको सीक्वेंस बताना है 89 के लिए। तो इसका हो जाएगा ए। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। SPRQ इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 इज आल्सो बेस्ड ऑन सीक्वेंस। 90 के लिए भी आपको सीक्वेंस बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी यहाँ पर हो जाएगा QRPS सीक्वेंस इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, ना अच्छी लगी डिसलाइक करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से एक नई जानकारी का आदान प्रदान होता है। क्योंकि लर्निंग इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन ऐसा कहा जाता है। तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से कुछ लाभ आपको मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।